आपने उनका साथ दिया, उनको आशीर्वाद दिया और 52 साल का रिकॉर्ड नारनौंद हलके का आया था। मैंने भी आपसे आग्रह किया था, आपने उस बात का पे गौर करी, आपने आशीर्वाद दिया। लेकिन आपको मैं बधाई भी दूंगा कि ऐसे नौजवान को आपने भेजा है। आपने हमारे पे विश्वास करके, जस्सी भाई पे, हम पे विश्वास करके आपने एक फैसला दिया, 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन बधाई इस बात की कि आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 वर्ष में हरियाणा बड़ा प्रदेश है, 3.5 करोड़ की आबादी का प्रदेश, 90 विधायक, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत, विधानसभा में बहुत लोग विधायक बन जाते हैं, अब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन दूसरे हलके में तक भी लोगों की में जान पहचान नहीं बना पाते, अपनी नाम नहीं बढ़ा पाते हलके का। लेकिन इन 1.5 साल की अवधि में आपने देखा होगा भाई जस्सी ने आपके सम्मान को, आपके नाम को और अपनी साख को पूरे प्रदेश में बनाने का काम किया है। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं। हमारे भाई जस्सी जी हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक उकलाना से पिछले कई वर्षों का उन्होंने ही अपना रिकॉर्ड दोबारा कायम किया उकलाना में। हमारे आदरणीय भाई नरेश सेलवाल जी, हमारे भाई बलराम दांगी जी जो साथ लगते महम विधानसभा क्षेत्र से हैं, और हमारे वरिष्ठ साथी विधायक भाई बालू जी, इंदुराज नरवाल जी, हमारे विधायक भाई देवेंद्र हंस जी जो गुला चीका पंजाब के एक छोर से, हरियाणा का आखिरी हलका, उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है गुला चीका के उस हलके से, बड़े बहुमत के साथ लोगों ने जिनको विधानसभा में भेजा। और मैं कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था कि देवेंद्र भाई आपका कितने बहुमत से जीते थे देवेंद्र? 23,000 वोटों से लोगों ने जिताने का काम किया था देवेंद्र को। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते खबर में कि वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा था गुला चीका में, और भ्रष्टाचार में सरकार के कई अधिकारी के नाम आ रहे थे। उनके खिलाफ ज्ञापन देने जब ये पहुंचे और 2 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन वहां के एसडीएम ने ज्ञापन देने के लिए बाहर नहीं आए, एसडीएम दफ्तर में बैठे थे। तो उसके बाद जब एसडीएम बाहर आए तो इन्होंने एसडीएम को कहा कि आप झुंझुना पकड़ लो अगर आप हमारी बात भी नहीं सुन सकते। लेकिन उस बात पर इन्हीं पे मुकदमा दर्ज कर दिया सरकार ने। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे देवेंद्र भाई, जायज ज्ञापन देने गए थे। संविधान में जिस तरीके से अधिकारों को अपना जगह मिली है जनसेवा के लिए, उसी तरीके से संविधान में जनप्रतिनिधियों का भी अपना स्थान है। ये 23,000 से जीते हुए जनप्रतिनिधि विधायक हैं, इनकी आवाज को कुचलने का काम आप नहीं कर सकते। और उस अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, वो अधिकारी भी होश में आए। इस सरकार ने जब ये मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराने का काम किया है, जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे, जब तक ये मुकदमा वापस नहीं होगा और भ्रष्टाचारियों पे मुकदमा नहीं बनेगा गुला चीका के अंदर। देवेंद्र, हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे पूर्व विधायक सुभाष गांगुली जी, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, बलबीर वाल्मीकि जी पूर्व विधायक, रामबज लोधर जी पूर्व मंत्री, राहुल मक्कड़ जी हासी से हमारे जो प्रत्याशी रहे, करनाल जिले से प्रधान राजेश जी, राजेंद्र सूरा जी, टेलूराम जांगड़ा जी, सुमन शर्मा जी, तेजवीर पुनिया जी, कालू पंडित जी, रणदीप लोहान जी, नरेंद्र गागड़वास जी, विजेंद्र पंगाल जी, सत्येंद्र सारन जी, मोहित मलिक जी हमारे जिला पार्षद, अजमेर नायक जी, रतन बटगुजर जी, हमारे एससी के प्रधान विकास ढांडा जी, सोविन बाटला जी, संतोष जून जी, राजेश ओढ़ जी, रोहित दलाल जी, राजेंद्र चहल जी, तेजी मान जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। भाई हमारे सत्येंद्र सारन जी नौजवान साथी, उनका नाम कैसे रह गया, पहले लेना चाहिए था सत्येंद्र सारन का नाम। हमारे भाई, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं ऐतिहासिक फैसले के लिए और आज के लिए भी। क्या टाइम हो गया, घड़ी देख के टाइम बताना भाई। लगभग 3 सुबह से आप बैठे हो, हजारों की संख्या में आप आए हो भाई जस्सी को आशीर्वाद देने, और हमारा हौसला
बढ़ाने के लिए आप आए हो कि नहीं आए हो? और ये मैं इसीलिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं, इसी आपके आशीर्वाद ने 52 साल का इतिहास रचा था नारनौंद हलके में, और यही आपका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। एक बात बताओ, थारा हौसला मारे से है और मारा हौसला थारे से है कि नहीं है? मैं एक पूछता जाता हूं। हमारा हौसला आपसे, क्योंकि बीजेपी ये बेईमान सरकार, ये बेईमानों की सरकार जिन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया आज प्रदेश को, देश को, जाति धर्म में बांटकर, साम दाम दंड भेद से सत्ता पर काबिज होकर जनता की भावना और जनता के खिलाफ चलने वाली ये सरकार, जब इस सरकार से लड़ाई लड़ते हैं तो इनके पास धन बल है, इनके पास मीडिया बल है, इनके पास तंत्र बल है, इनके पास यंत्र बल है, इनके पास षड्यंत्र बल है, और हमारे पास कुछ है तो आपके आशीर्वाद का दिया हुआ हौसला है, और उस हौसले से लड़ते हैं जिसको आज आपने बढ़ाने का काम किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक लक्ष्य में तो आपको सफलता मिली कि यहां से इतिहास बना, लेकिन मुझे पता है कि आपके दिल में टीस इस बात की रह गई कि जो दूसरा लक्ष्य था कि चंडीगढ़ में आपकी सरकार बने, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। आपके दिलों में इस बात की टीस है, और वो इसीलिए है क्योंकि ये जनभावना से सरकार नहीं बनी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हरियाणा में माहौल कुछ और था, नतीजा कुछ और आया। आया कि नहीं आया? माहौल कुछ और था, नतीजा कुछ और आया। हरियाणा में ये जनभावना से बनी हुई सरकार नहीं, जनभावना बदलाव की थी। इसका सबसे पहला सबूत था कि 10 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी ने खुद बदलना पड़ा। चुनाव से पहले अगर अच्छे काम किए होते, जनता साथ होती, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं बदलते, लेकिन बदलना पड़ा। और बदलने के बाद भी आपकी और हमारी तपस्या, मेहनत, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष का माहौल, हर देश प्रदेश का ओपिनियन पोल, चुनाव से पहले कोई भी सर्वे आए, सारे सर्वे में एक तरफा कांग्रेस पार्टी की जीत दिखाई जा रही थी। अकेला हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसमें विधानसभा चुनाव में जितने सर्वे आए, सारे सर्वों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत दिखाई जा रही थी। उसके बाद जिस दिन गिनती हुई, उस दिन गिनती भी सुबह जब गिनती शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी आगे थी। बीच में एक आंकड़ा रुक गया 2 घंटे तक, और बाद में जब नतीजा आया तो बीजेपी की सरकार बन गई। पोस्टल बैलेट में हरियाणा प्रदेश में जो पोस्टल बैलेट का नतीजा आता है, वही नतीजा सरकार का बनता है। 2009 में कांग्रेस पार्टी पोस्टल बैलेट में जीती, कांग्रेस की सरकार बनी। 14 में बीजेपी को पोस्टल बैलेट में जीती, बीजेपी की सरकार बनी। 19 में पोस्टल बैलेट में बीजेपी जीती, बीजेपी की सरकार बनी। मगर 2024 में 76 हलकों में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, लेकिन जब मशीन खुली तो सरकार बीजेपी की बनी। आपने देखा, नतीजा पलट गया। और ये बीजेपी वालों को भी पता है ये सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा, नायब सैनी जी से जब पूछा गया वोटिंग के बाद और गिनती से पहले, नायब सैनी जी से जब पूछा गया कि सरकार बनेगी, ऐसा कैसे विश्वास आपको है क्योंकि सारे सर्वे आपको हरा रहे हैं, तो वो ये कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में सारे हरियाणा में घूमे और लोगों ने बड़ा साथ दिया, आशीर्वाद दिया, इसीलिए विश्वास है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा नायब सैनी जी ने? कहा सारा प्रबंध कर रखा है, बोले सारे इंतजाम हो गए हैं, इसीलिए कल जब नतीजा आएगा आप देखना हमारी सरकार बनेगी। ये प्रबंधों से बनाई हुई सरकार है, मैनेजमेंट से बनाई हुई सरकार है, जन भावना से बनाई हुई सरकार नहीं है। जन भावना तो दिखाई देती, जन भावना दिखती है, मगर मैनेजमेंट से बनाई हुई सरकार है। साम दाम दंड भेद, काला धन, भ्रष्टाचार से भाजपा ने जो काला धन
अर्जित किया पूरे देश में, उस काले धन के दुरुपयोग से बनाई हुई सरकार है। धर्म जाति के नाम पर समाज को तोड़कर भाई को भाई से उलझाकर बनाई हुई ये सरकार है। ये अच्छे काम करके सरकार नहीं बनाई हुई, ये बेईमाने से, राजनीतिक बेईमाने से, मैनेजमेंट से बनाई हुई सरकार है। और क्योंकि ये जनभावना से बनाई हुई सरकार नहीं है, इसीलिए जनभावनाओं के अनुसार नहीं चल रही। लेकिन मैं आपको फिर बधाई देता हूं, जहां पूरे प्रदेश में तो भाजपा के काले धन की शक्ति ने जनशक्ति को, पूरे प्रदेश में काले धन की शक्ति से जनशक्ति को पछाड़ने का काम भाजपा ने किया। यहां जो धन शक्ति थी, यहां धन शक्ति को आपने अपनी जनशक्ति से हराने का नारनौंद में काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं। मैं यहां के उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, आप जानते हो, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में उनका इतिहास ही बता देगा। ठीक बात है ना? उनके बारे में हमारा और उनका इतिहास ही बता देगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां आपने धनशक्ति को जरूर हराया। लेकिन प्रदेश में जन भावनाओं को मैनेज करके, जन भावनाओं को चुराकर बनाई हुई सरकार, इसीलिए जन भावनाओं के अनुसार सरकार नहीं चल रही। जनता को धोखा दे के सरकार चल रही है, हर वर्ग को धोखा दे के सरकार चल रही है। आपने देखा जब चुनाव चल रहा था, नायब सैनी जी कहते थे चुनाव जैसे ही खत्म होगा 8 अक्टूबर से 3100 में एमएसपी बढ़ाकर धान खरीदने का काम करेंगे। मगर सरकार बनते ही भूल गए किसान को। एमएसपी भी 3100 करने की बात तो दूर है, एमएसपी पे भी किसान का धान नहीं खरीदने का कार्य किया। ना धान एमएसपी पे गया, ना बाजरा एमएसपी पे गया, ना नरमा एमएसपी पे खरीदने का कार्य किया। 24 फसलों की ये बात करते हैं, जन भावनाओं से नहीं है। उनको पता है सरकार बन गई मैनेजमेंट से, अब कोई जरूरत नहीं जनता की। किसान की उपज एमएसपी पे लेने का कार्य नहीं किया। जब बारिश हुई, पहली ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, जब बारिश हुई, जल भराव में इतना नुकसान हुआ किसान का, तो जल भराव में जैसे जस्सी बता रहे थे, पंजीकृत पोर्टल पे करा लिए 5.5 लाख किसान, जिसमें से मात्र 50,000 को, वो भी 6,000 रुपए के प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम इस सरकार ने किया। मैं सवाल पूछता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे समय पंजाब में प्रति एकड़ जितना मुआवजा मिलता था खराबे का, उससे दुगना मुआवजा उस समय हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा मिलता था। और आज पंजाब की सरकार में 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मिनिमम मुआवजा देने का काम पंजाब की सरकार में हुआ, लेकिन हरियाणा में 6,000 मुआवजा। ऐसा क्या फर्क है पंजाब और हरियाणा में? यहां तो डबल इंजन की सरकार है, यहां तो नीचे भी बीजेपी की है, ऊपर भी बीजेपी की है। यही कसूर है क्या हरियाणा का? किसान को भूल गए। जब चुनाव चल रहा था, गरीब आदमी को दिखाने के लिए कहा कि हुड्डा सरकार के 100-100 गज के एससी समाज के, बैकवर्ड समाज के जो 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले थे, उस फैसले को आगे बढ़ाएंगे। नायब सैनी जी ने सोनीपत में रैली करी और गरीब समाज को कहा कि 100-100 गज के प्लॉट आपको दिलवाने की योजना दोबारा शुरू करेंगे। आज चुनाव को पूरे हुए 1.5 साल हो गया, गरीब आदमी को भूल गए, उस योजना का जिक्र नहीं। जब चुनाव चल रहा था, हर आदमी का बीपीएल कार्ड केवल वोट लेने के लिए बनवाने का काम हुआ। हरियाणा में 51 लाख बीपीएल कार्ड बन गए। लगभग 75% हरियाणा की आबादी को बीपीएल में कार्ड बनवाने का इन्होंने काम किया। लेकिन जब चुनाव हो गया, चुनाव खत्म हो गया, खत्म होते ही एक राशन बंटने के बाद 15 लाख कार्ड कट चुके हैं और हर महीने लाखों की तादाद में कार्ड कट रहे हैं। वोट मिल गई, किसान को भूल गए, वोट मिल गई, गरीब आदमी को भूल गए, वोट मिल गई, हमारी माताओं बहनों को भूल गए। 2100 कहा था 1 नवंबर 2024 से सरकार बनते ही लाडो कांग्रेस की जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी सरकारें 2100 रुपए प्रति माह हर महिला को देने का काम कर रही हैं। बीजेपी ने कहा हम भी करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति बैठी है, कितनी महिलाओं के पास 2100 रुपए की पेंशन आई? आपके सामने है। चुनाव होते ही 85 लाख महिलाओं का पहले टारगेट रखा था, 85 लाख से घटाकर
5-7 लाख महिलाओं पे कहा कि केवल 5-7 लाख महिलाओं में, और उन महिलाओं को भी ये कहा कि 2100 नहीं देंगे, 1000 देंगे, और 1000 आने वाले समय में अगली सरकार देगी। क्या भाई 1000 अब देंगे, 1000 हमारी अगली बार सरकार देगी, वो बीजेपी वाले भूल जाए। यानी कि आगे भी देंगे तो आगे तो आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आके हम इनका वायदा पूरा करना पड़ेगा। आपने देखा महिलाओं को भूल गए, बड़े बुजुर्गों को कहा था जब हम कह रहे थे 1 नवंबर से इसी अनाज मंडी में मैं कह के गया था कि नहीं गया था कि 1 नवंबर से सरकार बनेगी, 1 नवंबर 2024 से 6000 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। बीजेपी ने भी कह दिया इलेक्शन में कि ये कह रहे हैं हम भी करेंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा क्या हुआ, 3200 भी, और वो भी काटने लग रहे थे बुढ़ापा पेंशन। हर गांव में, हर घर में बुढ़ापा पेंशन काटने लग रहे थे, तो हम सड़कों पे निकले। सोनीपत में मैं धन्यवाद करता हूं, सांसद जी बैठे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे विधायक, बालू जी, सोनीपत में हमने धरना रखा और ये कहा कि अगर ये बुढ़ापा पेंशन अगर कटी, पहला धरना सोनीपत में है और दूसरा धरना नायब जी के, मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर चंडीगढ़ में रखेंगे, तब जाके पेंशन। इन्होंने अभी उस फैसले को टेम्परेरी मतलब अस्थायी तौर पर उस फैसले को स्थगित करने का काम किया। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे लड़ाई 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ी। इनको जनता की परवाह नहीं है। 750 हमारे भाई किसान शहीद हो गए, लेकिन ये 1 साल तक इनको जनता की परवाह नहीं है। जनता की उस सरकार को परवाह होती है जो जन भावनाओं से बनी होती है। जन भावनाएं वो होती हैं जो चुनाव से पहले माहौल बनता है कि इस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, मगर जो अपने काले धन से, मैनेजमेंट से सरकार बनी हो, वो जनता की परवाह करके नहीं चलती। ये सरकार बनी है यंत्र से, यंत्र समझ गए, ये सरकार बनी है तंत्र से। चुनाव आयोग, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चुनाव आयोग किस तरीके से आज भाजपा की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। तंत्र का मतलब चुनाव आयोग से लेकर और ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां 4-4 हमारे विधायकों को, राव दान सिंह, सुरेंद्र पवार, धन सिंह छोकर, 4-4 विधायकों पर चुनाव के समय मुकदमे कि किसी तरीके से रोकने का कार्य करो। और ये सरकार बनी है, सबसे जरूरी समझना, षड्यंत्र से। और षड्यंत्र कैसा? षड्यंत्र ऐसा, और षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हैं? षड्यंत्र में वो शामिल हैं जो चाहते थे कि हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ना बने, हरियाणा के अंदर भाजपा की ही सरकार रहे। पर्दे के पीछे जो मिले हुए थे वो षड्यंत्रकारी। मैं हर चुनाव की रैली में कहता था कि इन निर्दलियों से बचना, इन इनेलो वालों से बचना, इन जेजेपी वालों को से बचना। इनका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से विपक्ष की वोट में सेंध लगाएं, किसी तरीके से कांग्रेस की वोट में सेंध लगाएं, कांग्रेस की सरकार को से बचने, रोकने से बचें। इनका एक ही टारगेट था कि सरकार कांग्रेस की कहीं ना बन जाए। और यही षड्यंत्रकारी, आपने देखा होगा, धीरे धीरे सच सामने आता है। मैं पूछना चाहता हूं, गोपाल कांडा ने जो वो बयान दिया, क्या कसर बच जाती है? गोपाल कांडा ने कहा कि खट्टर साहब ने ये आदेश दिए हैं, कुछ भी करना पड़ जाए, अभय सिंह चौटाला उनके लड़के को जिताने का काम करो रानिया से। गोपाल कांडा का वो बयान आपने देखा होगा। सिरसा वालों को जाके पूछना आप कि सिरसा में, पहली बार मैं धन्यवाद सिरसा वालों का भी करता हूं, सिरसा और फतेहाबाद की 8 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। एलनाबाद से लेकर फतेहाबाद तक कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। लेकिन जो 2 सीट डबवाली और रानिया 600 वोट से और कितनी वोट से रह गई, वो वही सीट थी जहां ये षड्यंत्रकारी भाजपा से मिलकर पर्दे के पीछे हाथ उठाकर, और आपने मनीष ग्रोवर का भी बयान देखा होगा, जिन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को रोकने के लिए और कांग्रेस को रोकने के लिए इनेलो से हम वही प्रत्याशी दिलवाते हैं जो प्रत्याशी कांग्रेस की वोट और विपक्ष की वोट में
थोड़ी बहुत सेंध लगाएं और बीजेपी का रास्ता बनाएं। यही बात निर्दलियों की थी, मैं सभी की नहीं कहता, यही बात निर्दलियों की थी। ये निर्दलीय, इनको कौन फंडिंग कर रहा था? धन शक्ति जो बीजेपी ने अर्जित करी है, भाजपा जिनका खाता 2024 में 11,000 करोड़ का डिक्लेयर्ड खाता, काला धन अलग, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसका देश में 133 करोड़ रुपए का हमारा खाता। और ईमानदार वो कहला रहे हैं क्योंकि मीडिया भी इनके साथ है। कौन फंडिंग कर रहा था? मुकाबला। इसीलिए बहुत शातिर लोगों के साथ है। हमारी लड़ाई अच्छाई और सच्चाई की है। ये बेईमाने से, हर तरीके से समाज का, प्रदेश का नुकसान करके ये सत्ता पे काबिज वाले होने वाले लोग हैं। आज नौजवान के भविष्य की चिंता हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा विदेशों में पलायन डंकी के रास्ते कोई कर रहा है तो हरियाणा के नौजवान, सबसे ज्यादा अपराध की तरफ कहीं का नौजवान बढ़ रहा है तो हरियाणा का नौजवान। ऐसे अपराध, इतने गैंग्स, अगली पीढ़ी की लिए चिंता होती है। दनादन गोलियां चल रही हैं चौराहों पे हरियाणा में, और हरियाणा में नौजवान कहां जाए, क्या काम करे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो विकास के, जो हमारे समय हरियाणा के लिए मंजूर हुए थे, एयरपोर्ट बनना था हांसी और महम के बीच में, आज वो नोएडा चला गया। लाखों करोड़ का निवेश होता, हमारे नौजवान को मौका मिलता। रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, वो बनारस चली गई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में चले गए, और एचपीएससी की लिस्ट आती है तो उसमें आधे से ज्यादा पद या तो खाली रह जाते हैं, या आधे से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को, हरियाणा के बच्चों के ऊपर प्राथमिकता मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, एचपीएससी एक ऐसी संस्था, 28 प्रदेशों में अकेला हरियाणा प्रदेश, जिसका चेयरमैन भी हरियाणा के बाहर के प्रदेश का बनाने का काम हुआ है, 28 प्रदेशों में, क्योंकि हरियाणा की जनता की परवाह नहीं है। इसीलिए पंजाब में वोट मांग रहे हैं। मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी कह रहे थे पंजाब में कि पंजाब को गैंगस्टर मुक्त करा देंगे, पहले हरियाणा को तो कराओ। कह रहे थे नायब सैनी जी, पंजाब में जाकर नायब जी कह रहे थे कि पंजाब को विकास में देश में नंबर 1 बना देंगे। अरे हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर कर रखा है? हरियाणा के देश में नंबर 1 नहीं बन सकता। हरियाणा के लोगों को ये भूल चुके हैं। इसीलिए लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई है हमारी लड़ाई। 36 बिरादरी में आपस में प्यार हो, हर धर्म में आपस में सम्मान हो, सबको साथ लेकर अगली पीढ़ी आगे बढ़े, अच्छे उज्जवल भविष्य अगली पीढ़ी का हो, इस बात की लड़ाई है। मगर शातिर लोगों से लड़ाई है, ऐसे लोगों से लड़ाई है जिनसे दोबारा से आपको और हमको, अभी कह रहे थे सभी विधायकों ने कहा, जस्सी भी कह रहे थे, सभी विधायकों ने कहा, भाई जस्सी ने भी कहा कि एमपी साहब आप दोबारा संघर्ष करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके बीच में, जो पिछले 5 साल लड़ाई लड़ी गई, आपने और हमने बहुत तपस्या करी। आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी, आपकी तपस्या में कमी नहीं थी। मैंने भी अपनी तरफ से दिन रात घर बार छोड़कर, दिन रात जितना हो सकता था लड़ाई लड़ी। सारे औजार भाजपा के पास हैं, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक, गांव से लेकर ढाणी तक, कोई रात को भी किसी ने कहा कि भाई फला जगह मोटरसाइकिल पे के बीच खेत में पहुंच के बात करो, मैंने एक दिन भी घर का मुंह नहीं देखा। जो मेहनत कर सकता था, आप भी जानते हो कि मेहनत करने में कोई कमी, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर गुंजाइश होगी तो और मेहनत करेंगे। अगर रणनीति में सुधार की जरूरत होगी, क्योंकि ये भाजपा, ये शातिर पार्टी है, इनके पास बहुत कुछ है, और हर परिणाम से जीवन में हर व्यक्ति हर परिणाम से सीखता है। कुछ आप भी सीखे हो, कौन षड्यंत्रकारी इनके साथ मिले हुए हैं वो आपको भी समझ में आई होगी, कुछ हमारी भी समझ में आई है। जहां रणनीति बदलने की जरूरत होगी वो रणनीति में भी बदलाव करेंगे, जहां मेहनत में गुंजाइश होगी। आपने मेरी जिम्मेदारी आज लगाई, आप सारे कह रहे हो, मगर मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, बताओ
3 साल रह गए, 3 साल रह गए, 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव है। आज 2026 की फरवरी में, आज से 3 साल बाद जब 2029 की फरवरी आएगी तो 2029 की फरवरी में लोकसभा और विधानसभा का बिगुल बज रहा होगा। आप बताओ इनसे, क्योंकि इस सच्चाई और अच्छाई के लिए, हरियाणा की भलाई के लिए, नौजवान पीढ़ी के भविष्य के लिए, आप बताओ, आप इनसे लड़ाई लड़ने के लिए फिर तैयार हो? आप बताओ, एक बार हाथ उठा करके बताओ कि बताओ भाई, तो तैयार हो? एक बार फिर बताओ, तैयार हो कि नहीं तैयार हो? मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका बालक हूं, आपका बालक हूं, ना किसी से डरता, ना किसी के आगे झुकता। इस ईमानदारी की लड़ाई में अगर आप तैयार हो तो भाई मैं अपना जी जान लगा के मैं भी तैयार हूं, मैं आपके बीच में कहना है। तो भाई ये आज मैं फिर आपको बधाई देता हूं। जस्सी ने कल फोन करके एक बात कही मुझे, रात को इनका टेलीफोन आया, 11-12 बजे के बात होगी, एमपी साहब इतने बजे पहुंच जाना, हम भी पहुंच जाएंगे। फिर इन्हें एक बात कही है जस्सी ने, जस्सी भूल गया होगा या याद होगी, मगर इसने बात कही, इसने कहा एमपी साहब आप जब आ जाओगे नारनौंद में तो आ तो जाओगे, लेकिन आपका जान का जी नहीं करेगा। और यह बनी भाई, इतनी आपका जो आज आपने जो हौसला बढ़ाया, आपने जो आशीर्वाद दिया, भाई आ तो गए, इब जान का जी नहीं करता, लेकिन लड़ेंगे समझदारी से इन शैतानों का, ऐसी ताकतों का, इन बेईमान ताकतों का जिन्होंने इतना नुकसान कर दिया आपका, हमारा, इस प्रदेश का, देश का। और मैं आखिर में आखिरी बात मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का भी। आपने देखा होगा अमेरिका की डील, जो जयप्रकाश जी ने सारी बात बोल दी इसलिए मैंने नहीं बोली, किसान की बात आई, अमेरिका की डील की बात आई, एप्स्टीन मामले की बात आई, तो अड़ के खड़े हो गए।